चलिए भाई, तो करते हैं। काफी दिनों बाद स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर दिक्कत था। क्लास 2 हुए हैं आपके बैच में, जिसमें मैकेनिक्स फर्स्ट क्लास पढ़ाया था मैंने, जिसमें हमने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई होंगी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्लास आपका जब हुआ था 1 सितंबर को हुआ था, जिसमें हमने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, है ना। उसमें हमने आपको पढ़ाया था दूरी, विस्थापन, समय, त्वरण, इन सब चीजों के बारे में। आज जो आपका क्लास है इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, मींस कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। यहां से आपके पेपर क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है और थ्योरेटिकल तो आता ही आता है। वो सारी चीजें हम लोग आज के सेगमेंट में समझने वाले हैं। ओके, तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर को। वर्क, एनर्जी और पावर में तीनों से ही क्वेश्चन अलग अलग आते हैं और तीनों से ही क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कभी वर्क आता है, कभी एनर्जी आती है, कभी पावर आता है। तो तीनों को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में, कार्य क्या होता है। तो अगर वर्क के बारे में डिस्कशन किया जाए, कार्य क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात एक याद रखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, मीन्स बल लगाया जाए, और बल लगाने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, मतलब उसमें विस्थापन हो जाए, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन, मतलब कार्य हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होती है तो हम सिंपली कह देते हैं वर्क इज नॉट डन, कार्य नहीं हुआ। जैसे मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन को यहाँ पे रखा था, मैंने उठाया तो पेन पर मैंने फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन भी बदल गई, मतलब बल भी लगा, विस्थापन भी हुआ, यहाँ पर कार्य हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने घर की दीवार पे फोर्स लगाऊं तो क्या वो अपनी जगह से हटेगी? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे चाहे जितना फोर्स लगाइए वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क होने के लिए फोर्स भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल एक बढ़िया सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए फुटबॉल रखा हुआ है। अब ये फुटबॉल जो यहाँ पे रखी हुई है, इस पर जब तक किक नहीं किया जाएगा, मतलब फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये अपनी पोजीशन नहीं बनेगा। और जैसे ही फोर्स लगा, इसने विस्थापन किया, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और बल और विस्थापन दोनों हो गए, मतलब यहाँ वर्क हुआ है, कार्य हो गया, वर्क इज डन। तो वर्क होने के लिए हमने दो चीजें सीखी, एक तो फोर्स चाहिए और दूसरा विस्थापन भी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? W बराबर F डॉट डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? W बराबर F डी cos थीटा। ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ओके, अब यहां से क्वेश्चन कितने टाइप से बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि वर्क कैसी क्वांटिटी है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा कहते हैं सर ये जो थीटा एंगल आया है, वो एंगल किसके साथ है? डी के साथ या एफ के साथ? तो जनरली लोगों को लगता है कि डी के साथ। नहीं, थीटा क्या है? एंगल ऑफ फोर्स। किस कोण पर बल लग रहा है वो है थीटा। बल का कोण। ठीक है भाई। अच्छा, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। तीसरा पार्ट आता है इसका यूनिट, मात्रक। तो भाई एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? एसआई सिस्टम में इसका यूनिट सबसे पहला तो चलता है जूल। दूसरा मात्रक निकालने जाओगे तो न्यूटन मीटर। और अगर एक और मात्रक देखोगे
तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 मात्रक SI सिस्टम में। सीरियस में जाओगे तो जूल की जगह अर्ग हो जाएगा, न्यूटन मीटर की जगह पर डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, ये दोनों हो गए SI और CGS। अब आता है यहाँ से चौथा चीज, रिलेशन। कहते हैं सर ये बताइए कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या फिर 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है भैया कि 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल। ओके, ये एक सिंपल सा रिलेशन बन गया। तो हमने वर्क को समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, थीटा एंगल समझ लिया, यूनिट समझ ली अलग अलग टाइप के, SI और CGS में रिलेशन भी समझ लिया। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पूरा समझ लिया इसका, इससे ज्यादा बेसिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है वर्क कैसा कैसा हो सकता है। तो भाई वर्क जो है वो 3 चीजें दिखा सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। तो कब वर्क पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, कब 0 है, बस यही आपको सीखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहला केस, वर्क यानी कि जो कार्य है उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। मैक्सिमम अधिकतम भी करना है और पॉजिटिव भी करना है। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि सर कार्य कब अधिकतम होता है और कब पॉजिटिव, जरा बताइए। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो समझते चलना है बस। फॉर्मूला आपको पढ़ाया हमने, इसी फॉर्मूले से पूरा आंसर निकल आएगा। ओके, W बराबर F cos थीटा। अब जरा इसको देखो, हमने कहा F और D में तो बदलाव करना नहीं है, थीटा कैसा कर दें कि कार्य हमारा मैक्सिमम हो जाए या फिर पॉजिटिव रहे। तो आपको पता, ट्रिग्नोमेट्री आपने भी पढ़ी है कि थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री करेंगे तो cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है +1, और जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करोगे तो cos 180 की वैल्यू सबसे कम होती है -1। तो यहाँ पर तो हमें मैक्सिमम कराना है, तो मैक्सिमम वर्क कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी पड़ेगी। अगर थीटा 0 डिग्री तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका वर्क जो आ जाएगा वो सिर्फ आ जाएगा FD, और ये आपका कैसा वर्क होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि ये आपका अधिकतम कार्य होगा। लो भाई, ये हमने सिंपल सा समझ लिया अधिकतम कार्य के बारे में। अब हमसे पूछा जाता है सर पॉजिटिव कब होगा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रखते हैं तो आपको पता है कि cos थीटा वहां पर हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब cos थीटा पॉजिटिव तो W बराबर FD cos थीटा भी पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक आएगा। तो पॉजिटिव आने के लिए थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, और मैक्सिमम आने के लिए थीटा की वैल्यू 0 रखो। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया, थ्योरी में इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है और वो ऐसे रखा हुआ है, उस पर आपने बल लगाया इस दिशा में F, और उसमें विस्थापन भी हो गया उसी दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो यहां पर आपका वर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
तो अधिकतम कार्य आपका वही होगा जिस दिशा में बल लगाओ उसी दिशा में विस्थापन हो जाए, तो हम उस कार्य को मैक्सिमम वर्क अधिकतम कार्य कहते हैं। बस इतना सा आपको समझना। तो अधिकतम कार्य होने के लिए जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उसे मैक्सिमम वर्क कहा जाता है। ओके, अच्छा भाई, पॉजिटिव कब होगा? जब जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी। जैसे आप बल ऐसे लगा रहे हो तो देखो 90 से छोटा एंगल है, ऐसे लगा रहे हो 90 से छोटा है, इधर लगा रहे हो 90 से छोटा है। तो जब तक एंगल 90 से छोटा रहेगा तब तक आपका जो कार्य है वो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये इस थ्योरी का मतलब है। ओके, तो मैक्सिमम और पॉजिटिव समझ गए भाई? जल्दी से बताओ। अधिकतम कार्य और धनात्मक कार्य समझ में आ गया? अधिकतम होगा जिस दिशा में लगा रहे हो उसी दिशा में चला जाए, धनात्मक होगा जब 90 से छोटा होगा। ओके, अब सेकंड आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा जो वर्क है वो आपको करना है मिनिमम एंड नेगेटिव। तो अब कार्य कैसा करना है भाई? न्यूनतम भी करना है और ऋणात्मक भी करना है। चलो भाई, अब करते हैं मिनिमम कार्य और ऋणात्मक कार्य। तो फॉर्मूला आपको वही उठाना है, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। मिनिमम वर्ग के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कर दो। आपको पता है कॉस थीटा कब मिनिमम होता है? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? -1। तो बस आपका वर्क कैसा आएगा? -50। तो ये आपका मिनिमम वर्क आ गया, यानी कि न्यूनतम कार्य। तो न्यूनतम कार्य हर उस केस में होगा जब बल और विस्थापन के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ब्लॉक है, आपने बल लगाया इस तरफ और विस्थापन हो रहा है दूसरी तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ। तो बस यहाँ पे कार्य आपका कैसा है? न्यूनतम है, मिनिमम है। अभी आपको कहाँ देखने को मिलता है कि डेली लाइफ में? बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लो जी एक चढ़ाई है, इसमें एक बड़ा सा पत्थर है और हमारा छोटू है। छोटू बेचारा इस पत्थर को धक्का देकर ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो पत्थर छोटू को लेकर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर छोटू का जो कार्य है वो मिनिमम हो गया। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वो बल लगा रहा था विस्थापन तो उसके अपोजिट हो गया, मतलब खेल हो गया छोटू के साथ, है ना? जितने भी घर्षण बल लगते हैं वो सब के सब मिनिमम वर्क में ही आते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण बल, क्योंकि घर्षण हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए। अच्छा, ये तो हो गया मिनिमम। अब बात आती है कि नेगेटिव कैसे करें? तो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी कर दीजिए। जब जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आई है कॉस थीटा आपका हमेशा निगेटिव आया है, तो वर्क भी आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में आपका वर्क हमेशा निगेटिव है। तो ऋणात्मक कार्य तभी होगा जब आपके एक 90 डिग्री से ऊपर के एंगल पे आप बल लगाएंगे। 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे बल लगाओगे तो कॉस थीटा हमेशा और हमेशा निगेटिव आएगा। इस वजह से कार्य भी निगेटिव आएगा। निगेटिव होने के लिए, ऋणात्मक होने के लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलो भाई समझते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है 12 न्यूटन
और उसमें विस्थापन हो रहा है 0.8 सेंटीमीटर। तो बताइए जरा उस पर किया गया कार्य कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आंसर करो भाई। बिल्कुल सिंपल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आंसर करो। कितना आंसर? 9.6। अच्छा भाई, देखते हैं। W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दी नहीं गई है, छोड़ दो। W बराबर एफ डी, एफ है 12, डी है 0.8, सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे, ये हो जाएगा 1000, 96/1000। मेरा तो आंसर आ रहा है 0.096 जूल। लो भाई, अब आंसर बड़े बदल गए। 9.6 कैसे आ सकता है भैया? सेंटीमीटर की वैल्यू रख दोगे क्या पेपर में? न्यूटन के साथ मीटर आता है, अभी अभी पीछे आपको पढ़ा के आए यूनिट में, ध्यान करो जरा। एसआई यूनिट न्यूटन के साथ मीटर चलता है, डाइन के साथ सेंटीमीटर चलता है भैया। तो आप सेंटीमीटर को नहीं बदलोगे तो गलत नहीं कराओगे पेपर में। इसका भी ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर लिखा था, इसलिए इसको मीटर बनाएंगे तब आंसर करेंगे। समझ में आ गया भाई? अभी तो नहीं गलती करोगे। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2.5 किलोग्राम, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें उसका त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए उस पर किया गया कार्य कितना है, ये आपको बताना है भाई। वस्तु है एक आपके पास बढ़िया सी, जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 2.5 kg, त्वरण है उसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी तय करती है 10 सेंटीमीटर। किया गया कार्य कितना? जल्दी से बताओ भाई। ओके, ट्राई करिए। 0.75। अच्छा भाई, दो आंसर आ गए 0.75 के, जय कुमार, शैलेंद्र, दो लोगों ने आंसर दिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। कुछ नहीं है, W बराबर एफ डी। सर एफ तो दिया नहीं, अरे एम ए तो दिया है ना, तो एफ की जगह एम ए लिख सकते हैं, इंटू डी, बस वैल्यू रख दो। 2.5, ये है 3, ये है 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर बना लो। पॉइंट हटाओगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 75/100, आंसर आया 0.75। ये लो आंसर है, खत्म। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ से सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है y वर्ग इज 0, कार्य शून्य क्यों होता है? हम बल लगा देते हैं तब भी कार्य शून्य हो जाता है, हम विस्थापन करा देते हैं बेकार शून्य हो जाता है, तो ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। बाकी नोट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं बाइलैंग्वेज, आप घर पे पढ़िएगा। अब हमें वर्क कराना है 0।
वर्क कराना है 0 मतलब शून्य। तो वर्क शून्य कब होगा भाई, आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला फिर से वही उठाइए, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप बल ही ना लगाओ, हमने कहा भैया कार्य शून्य कराना है, कहते हैं अच्छा तो बल ना लगाओ तो कार्य अपने आप शून्य हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम बल तो लगाना चाहते हैं। कहते हैं अच्छा बल लगाना चाहते हो तो विस्थापन ना करो, विस्थापन 0 कर दो तो ही कार्य शून्य हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हमें तीसरा तरीका बताओ जिसमें हम बल भी लगाएं, जिसमें हमारा विस्थापन भी हो, लेकिन तब भी कार्य शून्य हो जाए। हमने कहा अच्छा ऐसा तरीका जाना है तो जरा फॉर्मूले के पास चलो। फॉर्मूले के पास गए तो उसने कहा कि एफ और डी 0 नहीं कर सकते, तो हमने कहा कॉस थीटा 0 कर लूं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कॉस थीटा आपका 0 हो जाए, और ये 0 तब आता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। यानी कि अगर बल परपेंडिकुलर लगे, अभिलंबवत पे लगे, तो उस केस में आपका कार्य बल और विस्थापन होने के बावजूद 0 हो जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। ये आपको देखने को मिलता है छोटू कुली के पास। ये रहा छोटू कुली। छोटू कुली टहल रहा था, उसके पास एक पर्सन आता है, कहता है भैया ट्रेन से अभी अभी उतरे हैं, हमारे पास सामान बहुत है, क्या सामान लोगे, बाहर निकलवा दो स्टेशन के, पैसे ले लेना। तो अब ये था बड़ा चतुर, ये जो छोटू का, ये छोटू था, ये मान लो मोटू था, ठीक है। ये बड़ा दिमागदार था, इसने साइंस पढ़ रखी थी, इसने सामान इसको दिया, छोटू खुश हो गया। छोटू खुश हो गया, छोटू खुश होके वो सामान अपने सिर पे एकदम रख के चल दिया भैया कि चलो सर छोड़ आते हैं। जैसे ही वो स्टेशन के बाहर आया, सामान रखने वाला था, तो तुरंत उस पर्सन ने कहा पैसे। तो छोटू ने कहा पैसे दो, तो कहता पैसे तो बने नहीं क्योंकि तुमने काम ही नहीं किया। कहता ऐसे कैसे, कहता देखो साइंस कहती है कि तुमने अपना सारा सामान कहाँ रखा था, अपने सिर पे, तो सारा का सारा भार कहाँ लग रहा है, नीचे। W बराबर mg, भार लग रहा है नीचे। तुम चल कैसे रहे थे, ऐसे। तो बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल तुमने बनाया छोटू, छोटू ने कहा भैया 90 डिग्री। थोड़ी बहुत तो छोटू ने भी पढ़ी थी। तो 90 डिग्री जैसे बना, तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क W बराबर एफ डी कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क 0 है। इसका मतलब तुमने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो फिर छोटू ने कहा भैया सेखो, हम तो जीना चढ़ के आए हैं, जीना उतर के आए हैं, सबे से आए हैं। कहता तुम कहीं से भी आओ, तुम जीना चढ़ो, तुम शक्तिमान बन के उड़ के आओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा विस्थापन जो है वो तो लिमिटेड है, एंगल तो 90 डिग्री है। इसका मतलब है तुम कार्य नहीं कर सकते, चाहे उड़ के आओ, चाहे सबवे से आओ, चाहे रेंग कर आओ, चाहे कैसे आओ। जब उसने ये बात सुन ली तो छोटू ने मोटू को गिरा के मारा, ठीक है। छोटू ने सारा सामान मोटू के ऊपर गिराया और उसको भी गिरा के मारा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। तो वर्क आपका सिर्फ वहीं तक है जहां तक मार ना पड़े, ज्यादा साइंस मत सिखाना दुनिया को। तो यहाँ पर आ जाओ, वर्क 0 करने के 3 तरीके मिल रहे, या तो बल ना लगाओ, बल लगाओ तो विस्थापन ना कराओ, बल और विस्थापन दोनों कराओ तो एंगल 90 करो। और ये छोटू के साथ हो गया। बोलो भाई वर्क 0 क्लियर, कोई समस्या। ओके क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो सही। तो वर्क खत्म, वर्क में से ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं,
जो, चलो छोड़ो, आप लेवल पे नहीं आएगा वो क्वेश्चन, इतना नहीं आता आपके लेवल पे, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब आते पार यानी कि शक्ति के पास। शक्ति यानी कि पार क्या होती है? तो भाई पार बहुत आसान चीज है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट है, ध्यान रखिएगा, क्षमता नहीं है, वो एनर्जी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। जैसे आपके घर में आपका छोटा या बड़ा भाई कोई भी हो, छोटी बहन बड़ी बहन जो भी हो, आप दोनों को एक एक कार्य दिया जाता है। अब आपको यूपीएसआई में जाना है तो आपको अपनी पार तो बढ़ानी पड़ेगी। मान लो आपको और आप बहन को दो काम दिए जाते हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, उनको उठा के सेकंड फ्लोर पे रखना है। अब आप लोग बॉक्स उठा के सेकंड फ्लोर पे रखते हो, आपकी बहन 10 मिनट में, 1 मिनट ले लो, छोड़ो, 1 मिनट में 10 बॉक्स रखाती है और आप 1 मिनट में 3। तो बताओ किसके अंदर ज्यादा ताकत है? हाँ भाई, आप 1 मिनट में 3 बॉक्स ऊपर रख के आ रहे हो, वहीं पर आपकी बहन 1 मिनट में 10। तो तैयारी उसको करनी चाहिए फिर ना। तो कुल मिला के बात क्या हो गई, उसके पास पार ज्यादा है। कि उसके पास क्या ज्यादा है? पार ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, क्योंकि उसके कार्य करने की दर तेज है। इसे ही कहते हैं पार, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो वो आपके कार्य करने की दर दिखा रही है कि आप पर यूनिट टाइम पे कितना कार्य कर पाते हो। ओके, अच्छा, फॉर्मूला क्या बनता है यहां से? P इक्वल्स टू W/T, ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा भाई, ये फॉर्मूला हो गया। अब आ जाओ इसके यूनिट्स के पास। इसे आपके पेपर में यूनिट्स ही आते हैं, बस और कुछ नहीं आ रहा। ये कैसी क्वांटिटी है? ये भी स्केलर है, यानी कि अदिश राशि होती है। यूनिट इसके बड़े प्यारे प्यारे हैं भाई, फॉर्मूले से बनाओगे तो जूल पर सेकेंड। इसका एक यूनिट जो बड़ा फेमस है वॉट, बड़का यूनिट ले लोगे तो किलो वॉट, है ना भाई, किलो वॉट। और ज्यादा बड़ा यूनिट ले लोगे सिंपल सा तो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जिसे हम लोग अश्वशक्ति कहते हैं, है ना। कुछ और बढ़िया बढ़िया यूनिट ले लोगे तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 5 यूनिट आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम सोते हुए से उठा लिया जाए तो तुरंत यूनिट देख के पहचान जाओगे ये पार के यूनिट है। जूल पर सेकेंड पार, वॉट पार, किलोवाट, हॉर्स पार, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सारे के सारे पार के यूनिट है। अच्छा, एक और यूनिट ऐसा आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये भी पार का यूनिट है। 6 से ज्यादा कोई यूनिट नहीं है और ना ही आपको याद करने, इतने बहुत है, इससे ज्यादा बाहर नहीं आने वाला। अब यूनिट के बीच रिलेशन आते हैं, वो रिलेशन आपको जरूर याद होने चाहिए। पहला रिलेशन, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? तो भैया 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट। दूसरा, एक हॉर्स पावर में, एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? ये तो एकदम रट लेना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से। तो एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट, 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। आपके घर में पानी की मोटर आती है तो उसमें यही देखकर लाते हो कितने हॉर्स पावर की है, तो वो यही देखकर लाते हो, ठीक है। ये याद रखिएगा सिंपल सा। आप अपने घर में मीटर लगवाते हो बिजली का तो यही पूछकर लगवाते हो भैया कितनी एसी चलाओगे, उस हिसाब से मीटर लगाएं। 1 किलोवाट का लगाएं, 2 किलोवाट का लगाएं, 3 किलोवाट का लगाएं। जिन्होंने लगवाया होगा उनको पता होगा। ये बातें आपको पहले से बतानी होती हैं कि कितने किलोवाट का मीटर आपको चाहिए।
तो वो सब पार हो रही है, उसकी शक्ति को दर्शाता है। ओके, अच्छा भाई, अब आते हैं यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल, किसी वस्तु पे किया गया कार्य है 15 जूल, जो कि 3 सेकंड तक किया गया है, तो बताइए उसमें कितना पावर जनरेट हुआ है। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, कोई गलत आंसर नहीं करेगा, जल्दी से बताओ भाई। किसी वस्तु पे 3 सेकंड तक 15 जूल कार्य किया जाता है, तो जरा बताइए कि उसमें कितना पावर जनरेट हुआ है। पांच जूल, जूल नहीं भैया, 5 वॉट। जूल है तो फिर सेकंड भी लगाओ। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यानी कि 15, ये आ गया 3, आंसर आया 5 वॉट या फिर जूल पर सेकंड। ओके, बस हो गया। इतना आसान क्वेश्चन आता है सर, और क्या। मानो किसी वस्तु पे बल लगाया गया 15 न्यूटन, उसमें विस्थापन हुआ 200 मीटर, कितनी देर में? मात्र 8 सेकंड में, मात्र 8 सेकंड में। तो बताओ उसमें कितना पावर जनरेट हुआ, बोलो भाई। किसी वस्तु पर बल लगाया गया 15 न्यूटन, विस्थापन हो गया 200 मीटर, मात्र 8 सेकंड में खेला हो गया, तो कितना पावर जनरेट हुआ? तो सर आपने तो पढ़ाया P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क तो आपने दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कैसे कर देंगे हम? हाँ भाई, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? डब्ल्यू को हमने अभी अभी पढ़ा सर आपसे, एफ डी होता है। लो भाई, एफ कितना है? 15 न्यूटन। डी कितना है? 200 मीटर। टी कितना है? 8। 8 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 और 15 कितना होता है? 375 वॉट। ये लो सर, आ गया। सारे के सारे आंसर सही है, जितने लोगों ने 375 आंसर किया सब सही है, बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन, भैया 3 ही न्यूमेरिकल बनते हैं, 3 टाइप के, हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं, परेशान ना होना, इससे बाहर नहीं आएगा। किसी वस्तु पर बल लगा 20 न्यूटन और उसने वेलोसिटी गेन कर ली 10 मीटर पर सेकंड की, तो बताओ उसमें पावर कितना जनरेट हुआ? वस्तु पर बल लगाया गया 20 न्यूटन, वेग उसने प्राप्त कर लिया 10 मीटर पर सेकंड का, तो उसमें कितनी शक्ति उत्पन्न हुई है? सर अब तो समय नहीं दे रहे हो, वेलोसिटी कहाँ से आ गई, समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझाते हैं, आओ समझ लो। W बराबर एफ डी, P बराबर डब्ल्यू बाई डी। W की जगह रखा एफ डी बाई टी। डी क्या है सर? विस्थापन। टी क्या है सर? समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय होता है वेग। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बस फॉर्मूला बन गया एफ इंटू वी। 20 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आया 200 वॉट। खत्म। अब आपकी आंखें नहीं खुली थी कहां पर? जब हमने यूनिट लिखाए थे। ये देखो, न्यूटन मीटर पर सेकंड लिखवाया था, तो न्यूटन मतलब फोर्स और मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। तभी कहते हैं आंखें खोल के पढ़ा करो। एक फॉर्मूला पार का ये भी होता है, याद कर लो। पार बराबर फोर्स इनटू वेग। पता चला पेपर में आ जाए तो हमें ही पता चला गालियां दे रहे हो कि बताओ पढ़ाई नहीं ना रहे कि फोर्स और वेग भी होता है कुछ, खाली डब्ल्यू बाई टी पढ़ा दिए थे। अब हम परेशान है, एक नंबर कम हुआ जा रहा हमारा। इसीलिए कह रहे हैं
छोटे छोटे चीजें पेपर में आती हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करिए। ओके, तो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल कर लो, अब आएंगे पेपर में तो बताओ भैया। इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं बनता है। बोलो, एनीवन को एनी समस्या? चलिए, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है आपसे, और इसके अलावा एक बार रिपीट करते हैं भैया। देखो, पार का फॉर्मूला क्या होता है? W/T होता है। हाँ सर। W का फॉर्मूला क्या होता है? FD होता है। जी सर, FD रख दिया। अच्छा, D क्या है? विस्थापन। T क्या है? समय। तो विस्थापन बटे समय को हम लोग वेग लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो पावर का एक फॉर्मूला और मिल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बल गुणे वेग। बस हमने वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच वन is not the unit of power? इनमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है वॉट सेकेंड, दूसरा है किलोवाट आवर, तीसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और चौथा है ऑल आर यूनिट ऑफ पावर। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, शक्ति का मात्रक नहीं है? वॉट सेकेंड, किलोवाट आवर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ऑल आर यूनिट ऑफ पावर, सभी पावर के यूनिट हैं। तो आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 4 है भाई, चूज करेंगे। सभी लोग पावर के यूनिट हैं क्योंकि सारे के सारे डी चूज कर रहे हैं। अच्छा, ओके, पढ़ लो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑल आर यूनिट ऑफ पावर, ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों ही शक्ति के मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा के मात्रक है, एनर्जी या फिर वर्क के यूनिट है। भैया आपको अभी अभी हमने पाया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है पेपर में। हमने कहा वॉट और किलोवाट, ये दोनों ही आपके शक्ति के मात्रक हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है वॉट के साथ सेकेंड और किलोवाट के साथ आर। जब इनके साथ टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये एनर्जी या फिर वर्क के यूनिट बन जाते हैं। कैसे? आयु देखो, P इक्वल्स टू W/T। हाँ सर, W बराबर P इंटू टी। P का यूनिट वॉट, T का यूनिट सेकेंड। किसका निकल के आया ये? तो सर ये तो वर्क का बन गया। ओहो, वॉट सेकेंड वर्क का यूनिट है। ऐसे ही किलोवाट आवर भी वर्क का यूनिट है, जिसे हम लोग एनर्जी भी कहते हैं। तो एनर्जी का यूनिट होता है, याद रखिएगा, वॉट और किलोवाट अगर अकेले हैं तो आप उसे शक्ति का यूनिट कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ टाइम मल्टीप्लाई में है तो फिर वो ऊर्जा का ही मात्रक है, फिर शक्ति नहीं है। बोलो, चढ़ गया कि चला गया? हाँ भाई, क्लियर? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था। ओके, आगे आगे बढ़ो। अब पार में इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे आप एसएससी भी दे लो।
एसएससी में भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। चलो अब आते हैं, पार के नोट्स हो गए, एनर्जी के पास। एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं भाई। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? ऊर्जा कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, एनर्जी जो है वो कार्य का ही दूसरा रूप होती है, इसलिए इसको सारे यूनिट, वो सारे फॉर्मूला जो वर्क में पढ़े हैं वो सब उठा के यहाँ पर लगा दो, सब सेम है। ओके, अच्छा, इसमें खाली 2 यूनिट और बढ़ जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है। पेपर में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं भाई, बताओ। 1.6 × 10⁻⁹ ये है आपका सिंपल सा आंसर। तो ये होगी एनर्जी, जो अपने पीछे वर्क में था वो सब यहीं पर लगा दो। अब आता है एनर्जी कितने टाइप की होती है। तो भैया ऊर्जा बहुत प्रकार की है, आप उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने पेन उठाया, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। दुनिया की कोई मशीन काम कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा। आप कोई काम कर रहे हो, यांत्रिक ऊर्जा प्रयोग कर रहे हो। आपके घर में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपके घर का बल्ब जल रहा है, लाइट एनर्जी। आपके घर में पानी फ्लो कर रहा है, हाइड्रो एनर्जी। आपके घर में सूरज की रोशनी आ रही है तो साउंड, वहां पर रेडिएशन एनर्जी है ना। इसके बाद हवा चल रही है, विंड एनर्जी। केमिस्ट्री की रिएक्शन हो रही है, केमिकल एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी। कितनी एनर्जी है, तो दुनिया में बहुत सारे टाइप की एनर्जी। अब इतने सारे टाइप की एनर्जी तो याद करने बैठेंगे नहीं, हमें कौन सी पढ़नी है, सिर्फ मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वो होती है जो यंत्रों के द्वारा प्रयोग की जाती है। यंत्र में हम भी आते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है, तभी मैं बोल पा रहा हूं। और सुबह से बोल बोल के मैं थक गया हूं, क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है, मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है इस वजह से। ठीक है, आप सुबह से पढ़ पढ़ के थक गए हो क्योंकि आपकी एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी आपके पास मैकेनिकल है, हमारे पास भी मैकेनिकल है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अच्छा भाई, स्थितिज और गतिज 2 टाइप की आपके पास एनर्जी होती है। आप सबको पता है स्थितिज कब होती है, गतिज कब होती है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कब होती है? तो स्थितिज ऊर्जा आती है ड्यू टू रेस्ट। किस वजह से आती है? ड्यू टू रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था के कारण जो आपके पास ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिर अवस्था के कारण जो आपके पास ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉल अभी रुका हुआ है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये बॉल अभी रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं बैठा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है। आप घर में बैठे हो, पोटेंशियल एनर्जी है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें रेस्ट पे हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है भाई।
ओके, अच्छा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर आ जाए तो क्या क्या एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे डैम में पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो डैम में जब पानी स्टोर किया जाता है तो वो पानी जब रुका हुआ रहता है तो वो क्या होता है, स्थिर अवस्था में, तो मतलब उसके पास स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है। दूसरा स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब आप दबा कर ऐसे रखते हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं जो रुकी हुई हैं वो सब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अच्छा भाई आगे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अब हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन के फॉर्म में। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बहुत सिंपल सी चीज है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आप में स्थितिज ऊर्जा आती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला सिर्फ आपको याद कर लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। mgh, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। m मतलब द्रव्यमान और g तो आप लोग जानते ही हैं गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान के अनुपाती होती है और हाइट के भी अनुपाती होती है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे हमारा छोटू गेंद खेल रहा था, ये बॉल लेकर छोटू ने ये बॉल ऊपर फेंक दी, बॉल ऊपर गया, फिर वो नीचे आने लगा। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बना लिए ए बी सी डी ई, हमने पूछा बताओ किस पॉइंट पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, बोलो भाई। किस पॉइंट पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, जल्दी से बताओ। ई पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, वाह भाई वाह। ए पॉइंट पर मैक्सिमम है, सी पॉइंट पर मैक्सिमम है। अभी अभी पढ़ाया कि ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो भाई सबसे ज्यादा ऊंचाई का पॉइंट तो सी है ना, तो वहीं पर तो सबसे ज्यादा होगी भाई। अभी ग्राउंड पे कहाँ आया है जो ई पॉइंट बता रहे हो, ग्राउंड तो ये है, अपने मन से मान लेते हो ई पे ही ग्राउंड है? ग्राउंड है नीचे, हवा में बॉल है, पहले ही माने बैठे हो कि ना सर हमारा तो वही हो जाएगा, है ऐसे चलता है काम भैया। जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। क्रिकेट नहीं देखते हो क्या, आईपीएल चल रहा है इस समय, जब बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल ऊपर जाते जाते धीमे होती है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां रुकती है, फिर नीचे आती है। तो ऊपर जाने पर धीमे हो रही है, मतलब ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है उसकी। नहीं तो अगर स्थितिज ऊर्जा ना बढ़ती तो बॉल तो आती ना वापस। ये कॉन्सेप्ट है। बोलो भाई स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई, ज्यादा देख लिए, इतना तो हुआ भी नहीं। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्लियर कोई समस्या, एनी वन को एनी समस्या, बताओ भाई, क्लियर है। चलिए आज के लिए सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे जब भी क्लास होगा काइनेटिक एनर्जी,
और इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो एनर्जी कन्वर्ट करती हैं। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतनी सेवा करते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।